हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 46 है। हमने न्यूक्लियर फ्यूजन इसको स्टार्ट किया हुआ था। और कल मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्यूजन का रिएक्शन है, इस रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको ये बात बताई थी कि जिस जगह पर ये रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पर टेम्परेचर को बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन है, तो उनके दरमियान में जो है वो कोलम्बिक रिपल्शन है, यानी कि कोलम्बिक फोर्स है, रिपल्शन है। तो उसकी वजह से वो प्रोटॉन जो है उनको आपस में फ्यूज़ करना मुश्किल है उस वक्त तक जब आप उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो अब जो कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे कि किन कंडीशंस के तहत फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अकर करता है। तो जहाँ पर दो मेन जो हैं कंडीशंस हैं, ठीक है, देयर आर टू मेन कंडीशंस to build up nuclear fusion reaction। तो इसमें जो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास कंडीशन है, जो कोलिजन्स हैं उनको इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर से बाहर निकल जाए। अब ऑब्वियसली जब कोई पार्टिकल है या दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब आए हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे। अगर एटम्स मतलब न्यूक्लिया का मतलब है कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपस में आएंगे, उनके एटम्स आपस में टकराएंगे। जब उनके एटम आपस में टकराएंगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के अंदर मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम से बाहर निकल जाएं। यानी कि इसका मतलब यह है कि एटम जो है वो आयोनाइज्ड हो जाए। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को लीव करता है या एटम को छोड़ता है तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो आयोनाइज्ड जो है वो हो गया, ठीक है। तो जब आयोनाइजेशन होगी तो उस वक्त हमें प्लाज्मा मिलेगी, ठीक है। प्लाज्मा अभी आगे इसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो होता है ये एक्चुअली 4th स्टेट ऑफ मैटर है और आपकी कायनात का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो प्लाज्मा पर ही मुश्तमिल है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, इसको कहते हैं क्वाजी न्यूट्रल गैस, मतलब ऐसी गैस के जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्वाजी न्यूट्रल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं क्वाजी न्यूट्रल गैस। और जो आपका बहुत ज़्यादा हिस्सा कायनात का है उसमें ये गैस फील्ड है जिसको कि हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। जैसे आप 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसी तरह एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसको हम प्लाज्मा का नाम जो है वो देते हैं। तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स को छोड़ते हैं तो वहाँ पर आयोनाइजेशन होती है और उस आयोनाइजेशन की वजह से प्लाज्मा जो है वो फार्म हो जाती है। तो प्लाज्मा जिस जगह पर फार्म होता है उस जगह पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, उस जगह पर टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है। और ये जो स्टेट है प्लाज्मा ये क्या होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन स्टेट होती है ये, ठीक है। पॉजिटिव न्यूक्लियाई यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन वो आप कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर से निकला है। तो पहली कंडीशन जो है, द कोलिजन्स आर सो एनर्जेटिक, मतलब इतनी एनर्जी के साथ होते हैं, बड़ी हाई एनर्जी के ऊपर कोलिजन्स होते हैं, दैट
all the electrons knocked off from the atom, एटम में से नॉकड आउट होते हैं, एटम से बाहर उनको निकाल दिया जाता है, एंड वी गेट ए प्लाज्मा विच इज ए फोर्थ स्टेट which is a fourth state of matter. That is, ये fourth state of matter है, और ये क्या, ये state है the positive nuclei and negative इलेक्ट्रॉन स्टेट। तो ये पहली कंडीशन है, यानी कि इसका मतलब है कि जिस जगह पर फ्यूजन रिएक्शन जो है उसने अकर करना है, वहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो कोलिजन्स हैं उनको बहुत फास्ट और एनर्जेटिक होना पड़ेगा, यानी कि कोलिजन्स जो हैं वो बड़ी एनर्जी के साथ, यानी कि आपस में एटम्स जो आके टकरा रहे हैं, वो अब वो एनर्जी का मतलब है, उस एनर्जी का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आके टकराएंगे उतने ज़्यादा एनर्जेटिक उनके कोलिजन्स होंगे। अब जब ये कोलिजन्स होंगे तो इसमें क्या होगा, एटम्स आयोनाइज्ड होंगे, ठीक है, यानी कि उन एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट हो जाएंगे। जब वो नॉक आउट होंगे तो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वहाँ पे बन जाएगी, बड़ा हाई टेम्परेचर होगा, और हाई टेम्परेचर पर एक प्लाज्मा बन जाएगी जो कि क्या है, वो पॉजिटिव न्यूक्लियाई और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एक स्टेट है, ठीक है। अब जारी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके अंदर से तो वो पॉजिटिव एटम रह गया, वो पॉजिटिव न्यूक्लियाई बन गया, तो ये उसकी एक स्टेट है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो पहली है फ्यूजन रिएक्शन के अकर करने के लिए। दूसरी ये है कि जो टेम्परेचर है प्लाज्मा का उसको हम हाई करते हैं टू सच अ वैल्यू, यानी कि वैसे प्लाज्मा वैसे जिस जगह पर प्रोड्यूस होती है ना वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन फ्यूजन को प्रोसीड करवाने के लिए कोलम्बिक रिपल्शन के बैरियर को ब्रेक करने के लिए हमें इसका टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूक्लियाई की वो इतनी लार्ज हो जाए कि जब वो कोलाइड करें तो कोलिजन के दौरान जब आपस में आके टकराएं तो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाए। फ्यूजन क्या, फ्यूज़ करना, दो को आपस में मिला देना, यानी कि अब जो आपकी प्लाज्मा बन गई है उस प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करे कि काइनेटिक एनर्जीज इतनी बढ़ जाए कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में आके टकराएं तो वो आपस में फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, यानी कि आपस में मिल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि दो न्यूक्लियाई के मिलने से एक बड़ा न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है, यानी कि फ्यूजन अकर जो है वो कर गई है। तो द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा, जो टेम्परेचर है प्लाज्मा का, इज रेज्ड टू सच हाई वैल्यू, मतलब इतनी हाई वैल्यू पे इसको रेज करते हैं to increase the kinetic energy of the nuclei so large,
और इतनी ज़्यादा उसको लार्ज कर दें दैट व्हेन दे कोलाइड, जब वो एक दूसरे से टकराएं, ए प्रोपोर्शन ऑफ देम विल फ्यूज, उनका कुछ हिस्सा एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो पहली कंडीशन के अंदर आपके पास प्लाज्मा बनी है, वो प्लाज्मा कैसे बनी? आयोनाइजेशन से। प्लाज्मा जो है वो फॉर्म होता है आयोनाइजेशन से। वो प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर इतना हाई करें कि जो आपके पास न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि जब वो एक दूसरे से टकराएं तो उनका कुछ हिस्सा आपस में फ्यूज हो जाए। ठीक है, यानी कि वो आपस में मिल जाए, फ्यूज हो जाए। और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का मकसद, प्लाज्मा जनरेट करने का मकसद यही है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान में कोलम्बिक बैरियर, और जब तक आप उस कोलम्बिक बैरियर को पार नहीं करेंगे या उसके अंदर से टनल थ्रू नहीं करेंगे तो उतनी देर तक फ्यूजन को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जिन कंडीशंस के तहत होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। थर्मल क्यों आ रहा है लफ्ज़? टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि आप टेम्परेचर जो है उसको रेज कर रहे हैं, बढ़ रहा है टेम्परेचर। प्लाज्मा जिधर भी बनेगी, एक बार याद रखें, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए। अब जो सन है आपका, उसका मेजॉरिटी पार्ट प्लाज्मा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 10 की ताकत 5 केल्विन टेम्परेचर है, तो उधर फिशन और फ्यूजन भी हो रहे हैं, और उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल है। अच्छा जी, अब ये जो प्लाज्मा है, इसको प्रोड्यूस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और इसके लिए जो हमें टेम्परेचर नीड होता है वो कितना होता है? जो मैंने आपको बताया, 10 की ताकत 5 केल्विन, वही वाला टेम्परेचर सन का है। ठीक है, 10 की ताकत 5 केल्विन टेम्परेचर जो है वो ड्यूट्रियम के लिए हमें चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है कंडीशन 2 के अंदर, ये बहुत हायर है, और ये कितना है? इट इज़ मोर देन 10 की पावर 8 केल्विन। यानी कि आम प्लाज्मा जब फर्स्ट कंडीशन होती है तो उस फर्स्ट कंडीशन तक प्लाज्मा जो है उसका टेम्परेचर 10 की ताकत 5 केल्विन तक का होता है। लेकिन इससे अगली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो कितना चाहिए? 10 की पावर 8 केल्विन। और जो सन की सरफेस का टेम्परेचर होता है वो राउंड अबाउट 10 की पावर 7 केल्विन होता है। ठीक है, तो यानी कि जिधर ऑर्डिनरी आप अभी फ्यूजन नहीं करवा रहे, सिर्फ प्लाज्मा जनरेट की है, तो सिर्फ प्लाज्मा जनरेट करने के लिए 10 की पावर 5 केल्विन चाहिए। लेकिन प्लाज्मा से आगे अगर फ्यूजन करवाना है तो फ्यूजन के लिए फिर 10 की पावर 8 केल्विन। किसके लिए? ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं, ड्यूट्रियम जो है उसकी बात कर रहे हैं। ड्यूट्रियम के लिए 10 की पावर 8 केल्विन टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, 10 की पावर 8 केल्विन। यानी कि आप, कल मैंने आपको बताया था कि अगर वो आम आप रिएक्शन लैब के अंदर करवाते हैं तो वो कितनी पावर मिल रही थी? 4 वाट। तो वो 4 वाट की पावर तो किसी काम की नहीं है, उसे आप क्या चीज़ जो है वो करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रैपिड पेस के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो तो फिर उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए 10 की पावर 8 केल्विन तक का। तो 10 की पावर 8 केल्विन टेम्परेचर लैब के अंदर करोगे तो जल ही जाएगी, वो जाले का जाएगी, वहाँ तो कोई चीज़ ही नहीं बचेगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर।
ठीक है। तो इसीलिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन है इसको लैब के अंदर अचीव करना जो है वो दैट इज़ अ वेरी टफ टास्क, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एज कंपेयर टू कि आप फिशन रिएक्शन जो है उसको रिएक्टर के अंदर जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि फिशन रिएक्शन के अंदर इतना ज़्यादा, हालांकि फिशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है लेकिन इसमें तो कई गुना ज़्यादा उससे एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। वजह क्या है? वजह यही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलाना, ठीक है, नया न्यूक्लियस जो है वो आपने फॉर्म करना है। अच्छा जी, तो टू प्रोड्यूस ए प्लाज्मा, प्लाज्मा को जो प्रोड्यूस करना है इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये इतना मुश्किल नहीं है। एज द टेम्परेचर needed for this purpose is 10 power 5 केल्विन। तो इस पर्पस के लिए जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है वो 10 पावर 5 केल्विन है फॉर ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम के लिए, ठीक है, जो ड्यूट्रियम है 2H1 उसको ड्यूट्रियम कहते हैं, उसके लिए आपको 10 की पावर 5 केल्विन चाहिए प्लाज्मा को जनरेट करने के लिए। लेकिन जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड कंडीशन। अब जाहिर बात है सेकंड कंडीशन के अंदर मजीद प्लाज्मा का टेम्परेचर आपने रेज करना है तो जो टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड है सेकंड कंडीशन के लिए इज मच हाइयर, ये बहुत हाई है, मोर देन 10 पावर 8 केल्विन, ये 10 की ताकत 8 केल्विन से भी ज़्यादा है, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन के लिए आपको चाहिए, यानी कि जहाँ पर आपने जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनका आपस में कोलिजन जो है वो करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जाहिर बात 10 की पावर 8 केल्विन है, तो ये तो बहुत हाई टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर को अगर आपने मेंटेन रखना है, ठीक है, तो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए इस टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो फिर आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए कि जो इतना टेम्परेचर मेंटेन करे। कितना? मोर देन 10 की पावर 8, सन का 10 की पावर 7 केल्विन के राउंड अबाउट, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, इतना आपको टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इस टेम्परेचर तक पहुंच जाएं, ठीक है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं, हम थर्मल एनर्जी जो है न्यूक्लियाइज की उसको इतना लार्ज कर देंगे कि फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगा। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? थर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो दो न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड कर रहे हैं या आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जीज इतनी बढ़ जाएंगी इस टेम्परेचर के ऊपर कि वो दोनों एक दूसरे के साथ आकर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये टेम्परेचर आप मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि आप ये कर लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ये ज़ाहिर बात है वो न्यूक्लियाइज आए हैं, आपस में कोलाइड हुए हैं, तो जब वो आपस में कोलाइड हुए हैं तो उनका कुछ प्रोपोर्शन जो है वो आपस में फ्यूज़ जो है वो हो जाएगा। तो जो रेट है इन रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने, जहाँ पर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं उसमें कितने न्यूक्लियाई उस वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, ठीक है। और
ये आल्सो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर कि कितना टेम्परेचर जो है वो आपने वहाँ पर रेस किया। तो जितना हायर टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा फास्टर जो है वो थर्मल मोशन होगी न्यूक्लियाइज की। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल मोशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी के साथ न्यूक्लियाइज जो हैं वो मूव करेंगे। और जब वो ज़्यादा तेज़ी के साथ न्यूक्लियाइज मूव करेंगे तो उनके मोर फ्रीक्वेंट और मोर एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगे। और जब उनके मोर फ्रीक्वेंट और मोर एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगे तो फिर इसका मतलब है कि उनका कुछ हिस्सा, उनका कुछ प्रोपोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ आकर फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो थर्मल मोशन है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर से। तो फिर अगर आपने उन न्यूक्लियाई का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वहाँ पर आपको 10 की पावर 8 केल्विन तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। मोर देन भी, बल्कि उससे हमने लफ्ज़ लिखा मोर देन 10 की पावर 8 केल्विन। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, यानी कि फिर इस हाई टेम्परेचर को जनरेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो द मेन प्रॉब्लम फॉर द थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, जो मेन प्रॉब्लम है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के लिए, ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इज टू अटेन एंड देन मेंटेन such a high temperature। ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला इतना हाई टेम्परेचर 10 की पावर 8 केल्विन का तक का इन थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के लिए सबसे बड़ा मसला है। यानी कि जहाँ पर भाई आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं पहले तो आप इतना टेम्परेचर जो है उसको अटेन करें। ठीक है, तो तब भी कोई पॉसिबिलिटी है। इफ वी कुड रीच दिस हाई टेम्परेचर, अगर हम इस हाई टेम्परेचर तक पहुंच जाएं, यानी कि 10 की ताकत 8 या 10 की ताकत 8 से केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर हम हासिल कर लें, we have produced collisions। तो हमें जो है वो collisions प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अंडर विद द थर्मल एनर्जी जिसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, under with the thermal energy of the nuclei is so large। ठीक है, यानी कि अगर आप ये टेम्परेचर हासिल कर लेते हैं तो फिर जो थर्मल एनर्जी है न्यूक्लियाई की वो इतनी लार्ज हो जाएगी दैट फ्यूजन वुड टेक प्लेस तो फ्यूजन जो है वो फिर उसके टेक प्लेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इन प्रोपोर्शन ऑफ दीज कोलिजन्स। ठीक है, ये यानी कि जो प्रोपोर्शन है इन कोलिजन्स का, ज़ाहिर बात है
आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, आपने इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया, ठीक है, होता है अचीव सन में, लेबॉर्ट्री के अंदर तो नहीं होता। लेकिन इफ़ सपोज कि हमने कर लिया तो फिर क्या वो क्लूजन्स बहुत रैपिड हो जाएंगे। तो जब क्लूजन्स बहुत रैपिड हो जाएंगे तो फिर ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि न्यूक्लियाइज जो हैं वो आपस में फ्यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी अचीव कर ली है। वो इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई है कि वो कोलंबिक बैरियर को टनल करके या क्रॉस करके आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो रहे हैं, मिल रहे हैं आकर न्यूक्लियाई। इतना टेम्परेचर जो है उसको लार्ज कर दिया, ठीक है। तो ये जो रेट है इन रिएक्शंस का, द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, मतलब रेट जिस पेस के ऊपर ये रिएक्शन अकर करेगा, रेट का मतलब वो होता है। तो जो रेट है इन रिएक्शंस का डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम जितने न्यूक्लियाई आपके पास तो उनका नंबर प्रेजेंट है, एंड आल्सो अपॉन द टेम्परेचर। यानी कि दो चीज़ों पर रेट डिपेंड कर रहा है, कितने न्यूक्लियाई उस वॉल्यूम के अंदर मौजूद हैं, कितना नंबर है उनका। तो ज़ाहिर बात है जितना नंबर ज़्यादा होगा उतने फ्रीक्वेंट क्लूजन्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो थर्मल इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर जब ये प्रोसेस होगा तो फिर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ये जो रेट है यानी कि जिस पेस के ऊपर ये अकर करते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो अगर हायर टेम्परेचर है तो फास्टर जो है वो थर्मल मोशन होगी न्यूक्लियाई की, यानी कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना तेज़ी से न्यूक्लियाई जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो द हायर द टेम्परेचर, तो जितना हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है, द फास्टर द थर्मल मोशन ऑफ न्यूक्लियाई, तो उतनी फास्टर जो है वो थर्मल मोशन होगी किसकी, न्यूक्लियाई की। एंड मोर फ्रीक्वेंट एंड एनर्जेटिक विल बी द कोलिजन्स। तो जितनी थर्मल मोशन इंक्रीज होगी, ठीक है, उतना ही जो है वो आपके पास एनर्जेटिक जो है वो कोलिजन्स होंगे, फ्रीक्वेंट भी होंगे। फ्रीक्वेंट का मतलब है कि ज़्यादा हो जाएंगे, और एनर्जेटिक भी होंगे, ज़्यादा एनर्जी के साथ आपस में एक दूसरे से कोलाइड जो है वो करेंगे। अगर आपके पास जो है वो हायर टेम्परेचर है तो थर्मल मोशंस बढ़ जाएंगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जहाँ पर थर्मल की बात आ रही है उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है पार्टिकल की, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आए आप आगे, ये तो अब जितना था इसके अंदर फ्यूजन उतना मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि राइट ए नोट ऑन फ्यूजन रिएक्शन, तो यहाँ तक आप ये सारा जो है उसको उनको लिख कर दिखा देंगे कि ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके अंदर वो एक रिएक्शन हमने पढ़ा है। अब जो है वो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये स्टार्स के अंदर भी अकर करता है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सन, प्लैनेट्स, इनके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा, अब कई प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर फिशन और फ्यूजन हो रही है। ठीक है, इस वजह से वो टेम्परेचर बहुत हाई एनर्जी जो है वो पोजेस करते हैं। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स। तो जो ये कैलकुलेट किया गया है कि जो सन है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसकी एनर्जी का जो रेट है वो अबाउट 4×10⁻26 वाट है। वो सबसे नज़दीकी जो है वो सन है। ये सन से आपको सारी आपकी ये जो सिस्टम है इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, ठीक है, वैसे तो पता नहीं और कितनी गैलेक्सियाँ होंगी, उनके अंदर कितने सन होंगे, आपको तो इसका ही पता है। ठीक है, इसकी जो पावर है आपके पास, यानी कि जो पावर आप तक आ रही है वो 4×10⁻26 वाट है, वेरी हाई पावर। ठीक है, तो ये काम सन जो है ये पावर आपको बिलियन ऑफ ईयर से दे रहा है। ठीक है, ये पावर आपको मिल रही है तब से। अब सन जो है ये पावर किस तरह मेंटेन कर रहा है? हाउ सन इज मेंटेनिंग दिस एनर्जी आउटपुट फॉर सो लॉन्ग, मतलब इतने अरसे से वो क्यों ये कर रहा है? तो इसमें यानी कि जो ये स्टार्स हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दैम, इनके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने कहाँ से ये इतनी ज़्यादा पावर जो है वो आ रही है? जो इतने बिलियन, यानी कि जब से तकरीबन कायनात बनी है, सन बना है, 4×10⁻26 वाट की पावर जो है वो सन आपको डिलीवर कर रहा है। और वो पावर जो है वो आप अपने पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो H.A. बैथे जो है कि USA का फिजिसिस्ट था, उसने 1938 में सजेस्ट किया था कि जो प्रोडक्शन है ऑफ स्टार्स एनर्जी, यानी कि स्टार्स के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से होती है। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती है। सिर्फ फ्यूजन ना के थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर फिशन भी आ जाता है। ठीक है, तो उसने ये डिस्कवर किया तब, यानी कि 1938 के अंदर लोगों को जाकर ये पता चला कि भाई इतनी सांसी एनर्जी हमें क्यों मिल रही है। क्योंकि उस वक्त तक आइंस्टाइन जो है उसने ये E=mc² वाली इक्वेशन जो है उसको दे दिया हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअली वहीं से जो है था वो मॉडर्न फिज़िक्स की रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। यानी कि उस वक्त जब आइंस्टाइन ने बातें की थी, फोटॉन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उस वक्त ही लोगों के अंदर ये इनसाइट पैदा हुई थी कि सिर्फ मैक्रो स्केल नहीं होता है, कोर स्केल भी होता है। ठीक है, एक माइक्रो स्केल भी होता है, और माइक्रो स्केल के अंदर जो मैकेनिक्स हैं या जो दूसरी थ्योरीज हैं दैट आर डिफरेंट दैन मैक्रो। ठीक है, तो फिर वो न्यूक्लियस जो है और एटम जो है उस वक्त उसके बारे में लोगों को जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल होना शुरू हुई थी। तो जो सन है इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड, ठीक है, ये कैलकुलेट किया गया दैट सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे नज़दीकी स्टार है, रेडिएट्स एनर्जी, ये एनर्जी को रेडिएट करता है एट द रेट ऑफ अबाउट 4×10⁻28 वाट, इतनी। और ये कब से कर रहा है?
काम। अब ये एनर्जी कैसे मेंटेन हो रही है और उसका क्या सोर्स है? तो H.A. बैथी जो है USA का फिजिसिस्ट, ये USA फिजिसिस्ट in 1938 suggested that thermonuclear reactions are responsible for the production of a such high power। तो ये जो इतनी हाई पावर है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्सिबल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। और वो जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें आपके पास फिशन भी है और फ्यूजन भी है। तो उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो हाई टेम्परेचर है और प्रेशर है, वो उसने ये फाउंड किया कि जो इंटीरियर है ना इन स्टार्स का, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं एटम्स के अंदर, और एटम्स जो हैं वो हाईली आयोनाइज्ड हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं एटम्स के अंदर और एटम्स आयोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड का मतलब है कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो जब वो आयोनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म ए वेरी हॉट एंड वेरी एक्टिव प्लाज्मा। मैंने भी आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो ये सन और जितनी कायनात का इंटीरियर है और मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल है। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं एटम्स के अंदर। एटम्स जो है उनकी आयोनाइजेशन होती है, जहाँ एटम्स की आयोनाइजेशन होती है तो प्लाज्मा बनती है। अब ऑब्वियसली प्लाज्मा जिस जगह पर बन रही है वहाँ पर हाई टेम्परेचर मेंटेन्ड है, उधर हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा बनती ही हाई टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं इसमें कूलम बैरियर्स जो हैं, अब ऑब्वियसली कि दो प्रोटॉन के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान में जो है वो कोलम्बिक बैरियर्स हैं। तो ये कोलम्बिक बैरियर्स जो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि उसको पार कर लेते हैं या उसके अंदर से टनल कर जाते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो उसके नतीजे में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो अकर करता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। मैंने कहा ये जितनी एनर्जी आपकी सन की आज तक जब से बना है 4 × 10 की ताकत 26 वाट आप एनर्जी ले रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है उसके अंदर? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, और ये सिर्फ सन नहीं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं। अब वो उन स्टार्स की हीट आप तक क्यों नहीं पहुंचती कि वो आपसे कई हज़ार साल के फासले पर हैं। ठीक है, वो नज़र आ जाते हैं आपको, और आपको पता है कि जो लाइट आपको उनकी नज़र आती है वो लाइट जो है वो पास्ट में, यानी कि आप जब किसी स्टार को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप माजी में देख रहे हैं। माजी में कभी उसने वो लाइट उससे इमिट हुई थी और आपको वो नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो लाइट आज से 500,000 साल पहले उसने इमिट की हो और वो आज आपको नज़र। जब आप खला के अंदर किसी चीज़ को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको पास्ट में देख रहे हैं। ठीक है, वो पता नहीं कब उससे वो लाइट निकली थी और वो आपको नज़र आए और आप कह रहे हैं जी कि ये स्टार है। ठीक है, यानी जब भी आप स्पेस के अंदर कोई भी बंदा खड़ा होकर जब भी स्पेस में किसी स्टार को देखेगा ना, तो उसकी जो लाइट उसको नज़र आ रही है वो पास्ट की है, वो प्रेजेंट की लाइट नहीं है। वो पता नहीं कब उसके अंदर से निकली थी वो लाइट। तो वो आप, क्योंकि ये जो सारे सितारे हैं ये आपसे हज़ारों
100 साल के फासले पर है। ये इतनी वास्ट जो है वो यूनिवर्स है, ठीक है। जो जो सिर्फ एक यूनिवर्स है जिसकी हम बात करते हैं, अभी तो और भी कंसेप्ट है कि मल्टीवर्स का भी है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर उनके दरमियान में इतना फासला है कि जब आप स्पेस में किसी भी स्टार को देखते हैं तो उसकी लाइट जो है पता नहीं कब निकली थी, आप पास्ट में देख रहे हैं। आप चीज़ कोई भी स्पेस के अंदर देख रहे हैं, आप माजी के अंदर जा उसको देख रहे हैं, वो उसका प्रेजेंट नहीं है। वो पता नहीं, हो सकता है कि उस किसी ज़माने में वो स्टार हो, वो एक होता है नेबुला स्टार्स होते हैं, वो स्टार खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। वो जब डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसइंटीग्रेट का मतलब है ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो उनमें के अंदर से लाइट जो है वो एमिट होती है, और फिर वो लाइट ट्रैवल करती हुई, अब जारी बात है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो ट्रैवल करती हुई आप तक पहुंचती है। अब वो जितने अरसे में आप तक पहुंचेगी तो आपको वो नज़र आएगी, लेकिन उसका ओरिजिन क्या है, वो हो सकता है आज से हज़ारों साल पहले ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जब आप स्पेस के अंदर किसी भी लाइट को देखते हैं तो एक्चुअली वो पास्ट के अंदर आप देख रहे हैं उसको, ठीक है। उसका प्रेजेंट नहीं है, वो पता नहीं कब निकली थी उस सारे सितारे में। अच्छा खैर, तो ये मतलब इस एनर्जी के लिए आपको थर्मोन्यूक्लियर, तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी कि सन के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपको मिलता है वो आपको हाइड्रोजन मिलता है। और बैथे ने ये स्टडी किया था कि कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है जो टेक प्लेस करती है सन के अंदर, जिसमें एक को कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। एक प्रोटॉन और प्रोटॉन का साइकिल चल रहा होता है, और दूसरा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। ये दो साइकिल जो हैं ये सन के अंदर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वहाँ पर टेक प्लेस होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट का मतलब मैंने कल भी बताया था, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर एलिमेंट पाया जाता है सन के अंदर, वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होंगे साथ उसके, ठीक है जी। तो अच्छा, he explained that high temperature, he explained that high temperature, high pressure and temperature. अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक ठाक सर तशरीफ़ लाएं, आज कोई गल नहीं सर, नो प्रॉब्लम, मैं खुला खाता है। आ जाओ आए सर, ठीक है। से ज़रा ना कोई बेटे बी नेगेटिव किसी का आपको ब्लड स्लड देना भी चाहिए। पी नेगेटिव, ओ नेगेटिव ना बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, हाँ भाई, नहीं था पी नेगेटिव कम है, कम कन्वर्जन नहीं हो सकती, हो सकती है वो। कोई डोनर है तो फिर उससे फिर सोचा जा सकता है। अगर क्यों भाई औरंगजेब, कोई है कोई कांटेक्ट, कोई डोनर? अच्छा, चलो पूछ के फिर बता देते हैं। जमाल शाह साहब को बता, बी नेगेटिव चाहिए, ठीक है सर, कर लेने हैं। बहुत शुक्रिया। नो वेलकम, वो सर। तो उसने एक्सप्लेन किया कि हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द सन के इंटीरियर के अंदर, यानी कि उसके अंदर, उसकी कोर जो है सन की, उसके अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी थी काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि प्रेशर, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा,
प्रेशर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तीनों जो हैं वो एक दूसरे के बढ़ने से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फाउंड किया कि जो इंटीरियर के अंदर ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं सन के। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये डिसएसोसिएट होते हैं एटम्स के अंदर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स डिसएसोसिएट्स इनटू एटम्स। एटम्स के अंदर डिसएसोसिएट होते हैं एंड द एटम्स आर हाईली आयोनाइज्ड। और एटम जो हैं वो हाईली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म वेरी हॉट एंड सेंसिटिव प्लाज्मा, ठीक है। वो एक बहुत हार्ड और सेंसिटिव लगेगा। जब वो डिसएसोसिएट होते हैं तो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और जब आयोनाइज होते हैं तो आयोनाइज होने के बाद एक प्लाज्मा जो है उसको वहाँ पर जनरेट कर देते हैं, प्लाज्मा बन जाती है। अंडर दीज कंडीशंस the Coulombic barrier is overcome। अब जाहिर बात है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो जो न्यूक्लियाई हैं वो कोलम्बिक बैरियर के ऊपर ओवरकम कर लेंगे, यानी कि उसको पार कर लेंगे। एंड द न्यूक्लियाई एंटर, और न्यूक्लिया एंटर हो जाएंगे इनटू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टू लिबरेट large amount of energy, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको लिबरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। अब सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है सन के अंदर जो या इन स्टार्स में आपको मिलता है वो हाइड्रोजन है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सन इज हाइड्रोजन। तो जो सबसे ज़्यादा यानी कि अबंडेंट है हमारे पास एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। तो जो बैथे था उसने दो सीरीज़ जो हैं वो सजेस्ट की थी थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की सन के अंदर, ठीक है। अब वो दो सीरीज़ जो हैं उनको हमने जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। एक आपको बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है और दूसरा हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये दो जो हैं इनको हमने स्टडी करके देख, ये मिटा दूँ। ये भी मिटा दूँ।
अच्छा जी, अब ये जो दो साइकिल हैं हमने सीरीज़, यानी कि जो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन की सीरीज़ हो रही है, जाहिर बात है दो न्यूक्लियर आपस में कंबाइन होते हैं। तो पहला साइकिल जो है उसको हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये पहला साइकिल है। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके नतीजे में, यानी कि जब वो फ्यूज़ होते हैं तो एक लार्जर न्यूक्लियाई जो है वो बनता है, जिसके नतीजे में हीलियम न्यूक्लियस बनता है। तो हम इस साइकिल को देखते हैं कि ये साइकिल कैसे प्रोसीड करता है। तो पहला जो इसका रिएक्शन होता है उसके अंदर 1H1 प्लस 1H1, यानी कि प्रोटियम उसके नतीजे में 2H1 ड्यूट्रियम बना, एक बीटा पार्टिकल निकला और साथ में न्यूट्रिनो निकला। ये पहला साइकिल, ये साइकिल शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब देखेंगे यहाँ पर 2H1 बना है, तो 1H1 प्लस 2H1 इससे रिएक्ट करेगा, इसके नतीजे में हीलियम 3,2 बनेगा और गैमा रेस जो है वो निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, इसके अंदर ये दोनों ये जो हीलियम बने हैं 3,2 प्लस हीलियम 3,2 ये आपस में मिलेंगे और इसके नतीजे में हीलियम 4,2 बनेगा और 2 साथ प्रोटॉन निकलेंगे। प्रोटियम जिसको कहते हैं, ये प्रोटॉन ही होता है क्योंकि इसके अंदर, इस आइसोटोप के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये जो साइकिल है इसके अंदर जो रिएक्शन 1 और 2 हैं इनको 2 दफ़ा अकर करना पड़ता है टू प्रोड्यूस हीलियम, ठीक है। यानी कि 1 और 2 जो है 1 and 2 अकर ट्वाइस टू प्रोड्यूस टू हीलियम ये वाले 2 हीलियम बनाने के लिए ये 1 और 2 को 2 दफ़ा अकर करना पड़ता है, 2 दफ़ा वो साइकिल चलता है फ्यूजन रिएक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि ये 2 दफ़ा होंगे, ये 2 दफ़ा हुए हैं ना 1 और 2, और फिर उसके नतीजे में ये 2 बने हैं, ये दोनों फ्यूज़ हुए हैं तो फिर हीलियम बना है, ठीक है जी। अब इस साइकिल के नतीजे में हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट है इस साइकिल का, ठीक है, द नेट रिज़ल्ट ऑफ दिस साइकिल इज़, यानी कि क्या क्या चीज़ें इस साइकिल में बनी हैं, ये जो 3 रिएक्शंस आपने निकले हैं। तो जो नेट रिज़ल्ट है 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, इस 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो हैं वो बने हैं, यानी कि प्रोटॉन्स। ये 1H1 क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है। ये 4 प्रोटॉन इसमें बने हैं और वो प्रोटॉन कंबाइन हुए हैं टू प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल। ये हीलियम 4,2 क्या है, अल्फा पार्टिकल है, एंड they combine to form alpha particle, और ये आपस में कंबाइन हुए हैं अल्फा पार्टिकल को बनाने के लिए। तो जिसके नतीजे में 2 पॉजिट्रॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स और गैमा रेस, ठीक है। ये जो हमारे पास था इसको ये प्लस कर लें, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। 2 पॉजिट्रॉन्स
जो हैं वो निकलेंगे और 2 न्यूट्रॉन और 2 गैमा रेस, ठीक है। 2 पॉजिट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 गैमा रेस, और 2 गैमा रेस जो हैं इस रिएक्शन में एमिट होंगी। यानी कि ये जो साइकिल चला है पूरा, इसके अंदर ये चीज़ें बन रही हैं, तो सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब आप इसको अगर रिएक्शन को कंबाइन करें तो 1H1 हीलियम 4 2 प्लस 2 बीटा प्लस 1 0 प्लस 2 न्यूट्रिनो और 2 गैमा, ये टोटल रिएक्शन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अब जो कैलकुलेशन है क्यू वैल्यू की, जाहिर बात है क्यू वैल्यू की कैलकुलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ मासेस जो है वो की जाती है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम ऐड करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द नेचुरल हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम के राइट साइड पर, विद 2 पॉजिट्रॉन कन्वर्टेड टू 2 मोर गैमा रेज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यानी कि ये वाला जो रिएक्शन आपका अकर कर रहा है, तो इस रिएक्शन के अंदर क्यू वैल्यू को अगर आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि ये पूरा ये साइकिल चला तो ये उसका एंड रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्यू वैल्यू, जो क्यू वैल्यू है रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस की टर्म है, क्योंकि क्यू वैल्यू एटॉमिक मासेस की टर्म में उसको कैलकुलेट किया जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड both sides, giving 4 neutral hydrogen atoms on the left hand side and 1 हीलियम एटम और एक हीलियम एटम जो है ऑन राइट हैंड साइड विद 2 प्रोटॉन्स कन्वर्टेड into 2 गैमा रेस, जो कि 2 गैमा रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये रिएक्शन जो होगा आपके पास, ठीक है, ये रिएक्शन कैसे अकर करेगा कि बीटा जो है और इलेक्ट्रॉन 2 गैमा, तो अब जो क्यू वैल्यू है इस रिएक्शन की, ठीक है, हेंस द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, अब ये जो रिएक्शन है इसकी जो क्यू वैल्यू है वो हमारे पास क्यू आ जाएगी, ये क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वेयर। तो क्यू डेल्टा एम क्या, मास of 4 hydrogen atoms
माइनस मास ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम एटम, और अंदर इधर c²। तो आप इसके अंदर जो है ये 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास रखें और हीलियम का, और c² उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मल्टीप्लाई कर दें, तो Q इज इक्वल टू 4, 4 के साथ 4 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई हो गए 4 ज़रब इसका जो एटॉमिक मास है वो 1.007825 न्यू होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है, माइनस 4.002603 म्यू, और c² की जगह पर मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर c², ठीक है। तो इसके साथ भी यहाँ पर c² आएगा इधर, ये c² से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो Q हमारे पास जो बचेगी, वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी कि 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के अंदर जो है वो रिलीज़ होगी। सॉरी, इधर जो है ना, एक मिनट, ये इसको ये म्यू लिख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से म्यू कॉमन निकलेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। वैसे वो c² में भी कर लेते हैं कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पर आप इसको म्यू में कन्वर्ट करें। तो ईच जो प्रोटॉन साइकिल है उसके अंदर कितनी एनर्जी निकल रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सन है जिसका इंटीरियर टेम्परेचर जो है वो एस्टिमेटेड है, ठीक है, सन इंटीरियर टेम्परेचर, जो सन का इंटीरियर टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 2×10⁶ केल्विन है। तो जो प्रोटॉन साइकिल है इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऑफ अकरेंस, यानी कि सन के अंदर चूंकि इतना टेम्परेचर है तो प्रोटॉन साइकिल जो है वो ज़्यादा अकर करता है सन में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of proton cycle is large in sun, यानी कि ये साइकिल जो है इसके अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन साइकिल जो है वो सन के अंदर ज़्यादा अकर जो है वो करता है। तो ये साइकिल जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है। दिस साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है, ये ज़्यादा आपके पास से एफिशिएंट होता है किसके ऊपर, लो टेम्परेचर्स के ऊपर। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अकर करने की, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा आपके पास साइकिल है बी नंबर पर, वो है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये वाला साइकिल जो ये ज़्यादा अकर करता है क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन के मुकाबले में कम टेम्परेचर पे अकर कर जाता है, तो इसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो हीलियम, न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स या पॉजिट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें और गैमा रेस इस रिएक्शन के दौरान बनी है। यानी कि अल्फा पार्टिकल भी बने हैं, बीटा पार्टिकल भी बने हैं और गैमा पार्टिकल भी बने। तो पूरी रेडियो एक्टिविटी हुई है, पूरा रेडियो एक्टिव प्रोसेस हुआ है और उसके बाद जो पूरा साइकिल है वो रन हुआ है। ठीक है जी, अब आ जाए आगे जी, मिटा दें सारा। ठीक है, अब आ जाए आप अगले के ऊपर। बी जो है इसमें कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये जो साइकिल है इसमें जो कार्बन न्यूक्लियाई है वो ऑब्जॉर्व करता है ए सक्सेशन ऑफ प्रोटॉन्स until they ultimately give alpha particle। यानी कि इसमें भी जो कार्बन का न्यूक्लियाई है वो प्रोटॉन्स को बार बार अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता रहता है और फिर क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल देता है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस बना देता है। और जो कार्बन न्यूक्लियाई है और एक दफ़ा उसके अंदर कार्बन न्यूक्लियाई जो है वो भी बनता है। तो ये साइकिल जो है इसको हम राइट डाउन करते हैं, लेकिन साइकिल का बेसिक थीम क्या है कि इन दिस साइकिल द कार्बन न्यूक्लियाई absorbs a succession of protons। यानी कि बार बार प्रोटॉन्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करता है until they ultimately give alpha particle। अल्टीमेटली जो है ये क्या दे दें, एक अल्फा पार्टिकल जो है वो दे दें एंड बिकम कार्बन न्यूक्लियाई वंस मोर। ठीक है, और एक दफ़ा फिर कार्बन न्यूक्लियाई जो है वो निकला है। तो अब ये साइकिल जो है ये किस तरह आकर करता है, हम साइकिल को राइट डाउन करते हैं कि 1H1 प्रोटॉन कार्बन 12-6 का रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में बनी नाइट्रोजन 13-7 और निकली गैमा रे। फिर नाइट्रोजन 13-7 जो है ये कन्वर्ट हुई 6-13 कार्बन के अंदर, एक पॉजिट्रॉन निकला और साथ में न्यूट्रिनो निकला। फिर प्रोटॉन ने रिएक्शन किया इस कार्बन 13-6 के साथ, जिसके नतीजे में बनी नाइट्रोजन 14-7 और एक गैमा रे निकली। ठीक है, फिर जो है ये नाइट्रोजन जो 14-7 है इसने रिएक्शन किया प्रोटॉन के साथ, तो ऑक्सीजन 15-8 बनी और इसके नतीजे में गैमा रे निकली। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है 15-8 ये कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन
15 7 के अंदर, 7 में निकला बीटा 0+1 और न्यूट्रिनो, और फिर 1H1 प्लस नाइट्रोजन 15 7 के साथ प्रोटॉन मिला, हीलियम बनी और साथ कार्बन बनी 12 6। कार्बन से शुरू हुआ था, कार्बन पे ही आकर ख़त्म हो गया। तो ये बार बार, अब रिएक्शन सिंपल है, इसको तो रटा लगाना भी बहुत आसान है कि बार बार प्रोटॉन का रिएक्शन हो रहा है। देखें आप, प्रोटॉन कार्बन के साथ रिएक्ट किया, नाइट्रोजन बन गई, गामा पार्टिकल निकल गया, फिर नाइट्रोजन डिके हुआ, कार्बन के अंदर बीटा पार्टिकल निकला, न्यूट्रिनो निकल गया, फिर इस नाइट्रोजन का जो है इस कार्बन का रिएक्शन हुआ प्रोटॉन के साथ, फिर नाइट्रोजन बन गई, गैमा पार्टिकल निकला, फिर इस नाइट्रोजन का प्रोटॉन के साथ हुआ, ऑक्सीजन बनी गैमा, फिर ऑक्सीजन ने डिके किया नाइट्रोजन में बीटा और न्यूट्रिनो, फिर ये नाइट्रोजन प्रोटॉन के साथ मिले तो हीलियम और कार्बन बन गया। तो क्या है, बार बार प्रोटॉन, जो ऊपर लिखा हमने, द कार्बन न्यूक्लियई ऑब्जर्व ए सक्सेशन ऑफ प्रोटॉन्स, बार बार प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करने के बाद एंड पे क्या किया उसने, फिर उसने कार्बन और हीलियम न्यूक्लियाई बना दिया। तो इसको कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि आप इसके अंदर दे सकते हैं कि नाइट्रोजन बन रही है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स आ रहे हैं इसके अंदर, अगर आप रिएक्शंस को देखें तो। ठीक है, तो अब इसमें यह देखा गया कि जो कार्बन 12 6 है कि तो ना कंज्यूम होती है ना प्रोड्यूस होती है इस साइकिल के अंदर, बट इस प्रेजेंस सिंपली स्पीड अप द साइकिल, यानी कि कार्बन का बनना जो है वो सिर्फ क्या है कि साइकिल की पेस को इंक्रीज करना, साइकिल की पेस को बढ़ाना है। तो जो 12 6 है वो क्या करता है, वो प्ले करता है कि इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका कोई भी इसमें काम नहीं है, सिर्फ रिएक्शन की पेस को इंक्रीज करना है। तो ये नोटिस किया गया है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं वो कंज्यूम होते हैं, और 3 गैमा रेज, 2 न्यूट्रिनो, 2 पॉजिट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियस जो हैं वो बनते हैं इस साइकिल में। ठीक है, तो ये साइकिल जो एसेंशली ये रिएक्शन है जिसके अंदर अगर हम इसको लिखें, फाइनल इसका एक जो रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले इट कैन बी सीन दैट कार्बन 12 6 is neither consumed and nor produced in this cycle। ठीक है, ना ये कंज्यूम होती है ना प्रोड्यूस होती है साइकिल में, बट इट्स प्रेजेंस ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस जो है वो क्या करती है, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप जो है वो कर देती है, यानी कि रिएक्शन को तेज कर देती है। तो इसका मतलब है देयरफॉर कार्बन 12 6 प्ले a role of a catalyst in the cycle। तो इसका मतलब है कि ये कैटालिस्ट का रोल प्ले करती है साइकिल के अंदर। तो अब इसके अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास 4 4
4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। इन दिस रिएक्शन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर कंज्यूम्ड चार हाइड्रोजन जो है यानी कि 4 प्रोटॉन कंज्यूम होते हैं, इस्तेमाल होते हैं रिएक्शन करने के लिए। और उसके अलावा एंड 3 गैमा रेज और 3 गैमा रेज, 2 न्यूट्रिनो, 2 न्यूट्रिनो, 2 पॉजिट्रॉन्स, 2 पॉजिट्रॉन्स एंड ए हीलियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। और एक हीलियम न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। मैं ये चीज़ें जो हैं, ये रिएक्शन से आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर फॉर्म हो रही हैं। तो अब इसका फाइनल रिएक्शन अगर लिखे तो 4 1H1 हीलियम 4 2 प्लस 2 बीटा 0 प्लस 1, 2 न्यूट्रिनो प्लस 3 गैमा और प्लस Q। अब इस साइकिल की जो Q वैल्यू है, the Q value of this cycle is 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्यू वैल्यू है। तो ये जो साइकिल है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है हायर टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है। दिस साइकिल इज मोर एफिशिएंट एट हायर टेम्परेचर्स। ये ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे पास हायर टेम्परेचर पर। तो अब चूंकि ये हायर टेम्परेचर्स के ऊपर अकर करता है, तो अब जो स्टार्स सन से ज़्यादा गर्म है, हमें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म सन ही लगता है ना, लेकिन जो स्टार्स सन से भी ज़्यादा गर्म है उनके अंदर ज़्यादा कौन सा साइकिल चलता है? कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है उनके अंदर यूज़ होता है। हैंस स्टार्स more hotter than sun, जो ज़्यादा hotter हैं sun से, obtain their energy from carbon nitrogen cycle। तो ये अपनी एनर्जी जो है किससे हासिल करते हैं? कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से। ठीक है जी। अब ये तो चैप्टर हो गया है ख़त्म, लेकिन इसके अंदर अभी 2 टॉपिक्स और बाकी हैं जो कि बुक के अंदर नहीं थे। मेरा ख्याल था कि मैं बुक तक ख़त्म कर लूँगा कोर्स को, लेकिन मैं अपने टारगेट में नाकाम रहा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी और वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा। अच्छा, अब इसके अंदर 2 ही टॉपिक रह गए हैं सिर्फ, ठीक है। वो
बल्कि 3 टॉपिक्स जो है ना वो रह गए हैं। एक चीज़ मैं बीच में छोड़ गया था, जब हमने अल्फा और बीटा डिके पढ़े थे ना, तो उसके अंदर गैमा डिके भी हमें पढ़ना चाहिए था। तो वो चूँकि बुक के अंदर नहीं था, मैंने नहीं लिखा हुआ, तो मेरे जहन से वो निकल गया। जब हमने अल्फ़ा बीटा पढ़ा है तो फिर गैमा भी पढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा सा मैं गैमा डिके पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग और फिर रेडियो आइसोटोप्स। अब कल क्या है, आपने लैब करनी है, ठीक है ना, दूसरा पीरियड आप आएंगे पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह होपफुली कल दूसरे पीरियड में जो है ना वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा और फिर मंडे से जो है वो फिर आप टेस्ट जो हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी सोच है, बाकी अल्लाह के काम। ठीक है, तो अभी मैं पहले ना ये गैमा डिके में हर 8-9-10 मिनट अभी हैं, ये मैं गैमा डिके पढ़ा देता हूँ। तो आपको इसकी असाइनमेंट्स तो मिल गई हुई हैं और आपको मैंने कहा था कि इसके पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हैं वो भी आपने करने हैं, और वो आप मेरे से डिस्कस भी, यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, वो आप मेरे साथ डिस्कस करें, बेशक व्हाट्सएप पे कॉल ट्यूटोरियल रख लें, वो कोई मसला नहीं। अब आगे हमारे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, कोर्स जो है वो इन टाइम ख़त्म हो गया। तो अच्छा ये आगे देखते हैं, आप मैं पढ़ा लूँगा गैमा डिके। तो जो एमिशन है बीटा पार्टिकल का अल्फ़ा पार्टिकल का न्यूक्लियस से किसी रेडियो एक्टिव, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है उनमें से अल्फ़ा बीटा पार्टिकल जो हैं वो निकलते हैं। तो वो जब निकलते हैं तो दे लीव द न्यूक्लियस इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जब इनका एमिशन होता है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल का न्यूक्लियस से, तो उस वक्त जो न्यूक्लियस है वो किस में होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है। तो जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, गैमा रेज क्या हैं, फोटॉन्स हैं। तो जो फोटॉन्स एमिट होते हैं जब, तो जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यानी कि जब अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उस वक्त वो ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं आता, लेकिन जब उसमें से गैमा पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स निकलते हैं तो उसमें उस वक्त क्या करता है, वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैमा रेज। ये जो रेज और ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, गैमा डिके। ठीक है, यानी कि फोटॉन्स का, गैमा रेडिएशंस का न्यूक्लियस से निकल जाना जो है वो गैमा डिके कहलाता है। ठीक है जी, तो द मिशन of beta or gamma particles leave the nucleus in the excited state। तो ये न्यूक्लियस को जो है ये एक्साइटेड स्टेट में रहने देते हैं। The photons emitted, लेकिन फोटॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं when this excited nucleus returns to its ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है, आर कॉल्ड गैमा रेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमा डिके।
तो ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, गैमा डिके। गैमा डिके जो है ये ना तो जेड को चेंज करता है और ना ही ए को चेंज करता है, यानी कि ना मास नंबर को चेंज करता है और ना ही एटॉमिक नंबर को है। द गैमा डिके डज नॉट चेंज जेड एंड ए। तो ये जेड और ए को तो ये चेंज नहीं करता। उसकी वजह क्या है, बिकॉज गैमा रेज आर न्यूट्रल फोटॉन्स, क्योंकि गैमा रेज न्यूट्रल फोटॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, फोटॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो जो गैमा डिके है ये जब टेक प्लेस करता है तो हमारे पास जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है, एक्साइटेड न्यूक्लियस को हम स्टार से शो करते हैं। तो जब ये डी एक्साइट होता है, ठीक है, ए जेड, तो इसके नतीजे में एक गैमा पार्टिकल जो है वो निकल जाता है। ठीक है जी। तो जो एनर्जी है गामा रे फोटॉन की, द एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन, ठीक है, जो एनर्जी हमारे पास गैमा रे फोटॉन की इज इक्वल टू दी एनर्जी डिफरेंस। ये इक्वल है किसके, एनर्जी डिफरेंस के। इन एनर्जी स्टेट्स, जो एनर्जी स्टेट्स हैं न्यूक्लियस की, इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन। अब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो क्या है, ट्रांजिशन है। तो स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंस है। तो अब वो जो गैमा रे का फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दो स्टेट्स के एनर्जी के डिफरेंस के, जैसे एटम के अंदर होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो जो मोस्ट एक्साइटेड न्यूक्लियस हैं उनकी जो हाफ लाइफ है, मोस्ट एक्साइटेड न्यूक्लियस हाफ लाइफ आर वेरी शॉर्ट, वो बहुत शॉर्ट होती हैं। बट फ्यू रिमेन एक्साइटेड फॉर ए लॉन्ग एज सेवरल आवर्स। वैसे तो उनकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, लेकिन कुछ जो हैं, ठीक है, वो कई घंटों के लिए एक्साइटेड रहते हैं और फिर वो उसके बाद डी एक्साइट होते हैं। वैसे आम तौर पर इनकी जो हाफ लाइफ्स हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं, यानी कि ये फ़ौरन डिके कर जाते हैं और गैमा पार्टिकल निकल जाता है। ठीक है जी। तो जो लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड न्यूक्लियस हैं इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। द लॉन्ग lived excited nucleus are known as isomers of same nucleus in its ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये आइसोमर्स मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। ठीक है, कि वो जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं उनको हम
आइसोमर्स का नाम जो है वो देते हैं। अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं। एक हमारे पास रह गया कार्बन रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, ठीक है जी, और एक रह गया रेडियो आइसोटोप्स। तो आई विल ट्राई टू फिनिश इट आउट टुमारो। मैं कोशिश करूँगा कि कल जो है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो आप तरतीब दे लें। वाह जी वाह, तुम बहुत एफिशिएंट हो भाई, ठीक है।